इससे राष्ट्र नहीं बचता है। अंग्रेजों ने भारत का डिवीजन किया, पहला फ्रॉड। दूसरा, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कहा गया, कांग्रेस ने किया। तीसरा कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि तीसरे से सबके वोट कटते हैं। इसीलिए मैंने कहा, सरकार और ये व्यवस्थाएं आदमी को पंगु बना देती हैं। भारतीय राजनीति में एक शख्स जिसका नाम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर है, अंबेडकर की किताब है। यह किताब का प्रचार नहीं किया गया। दुनिया के फ्रॉड का सुबह से शाम प्रचार होता है हमारे यहां, लेकिन अपने आने वाली नस्लों को तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ हमारी आने वाली जनरेशन जब बात करे पब्लिकली, तो बात उसके मुंह से निकले तो लोग कहें कि ये कैसे रंग का कपड़ा पहना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसकी बात 100% सही है। हम ये नहीं बनाना चाहते हैं। बी.आर. अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 375, लास्ट पैरे में जो बात उन्होंने लिखी है, आज भी बड़े से बड़ा आदमी बोल नहीं पाता है। उन्होंने लिखा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था, और जिस मजहब के नाम पे हुआ था, उन मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था। वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन भारत की धरती पर जब तक एक भी मुसलमान है, यह पार्टीशन अधूरा है। यह हिम्मत है कहने की किसी में? क्योंकि आजकल तो हम डीएनए तलाश रहे हैं। ऐसे नहीं थे कि लोग आपके बीच में बहादुर नहीं थे। इसलिए सिर्फ यह कहें कि उन कायर नेताओं की जिम्मेदारी थी, समाज कायर और लालची था। इसलिए आपके सामने दोनों तस्वीरें थी, ऐसा नहीं था। आज भी आपके सामने दोनों तस्वीरें हैं, सिर्फ आपने तस्वीर बदली है, इतना ही किया है। और कोई चीज छुपी नहीं थी हमारे दादा परदादा पिताजी से, उनकी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन 70 सालों में सत्ता के इतर हमने एक समाज को तैयार नहीं किया जो सच को सच कह सके। सच आपके हक में है या आपके खिलाफ है, उससे सच की परिभाषा नहीं बदल सकती। हम ये डरते हैं बोलने से पहले, कहीं ये हमारी पार्टी और संगठन के हक में तो खिलाफ तो नहीं चला जाएगा। तब जब हम ये करते हैं तो आप राष्ट्र के गद्दार भी हैं और बेईमान भी हैं। इस स्वार्थ से ऊपर निकलना पड़ेगा आप सबको। इसलिए 79 में एक प्रस्ताव आया, और प्रस्ताव क्या आया ये कोई नहीं बताएगा आपको। आपको पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, आप मजाक बनाइए कि वो आलू से सोना बना रहा है कोई, ये सब अच्छी बात है, ठीक है, पॉलिटिक्स में सब चलता है, लेकिन मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। इसलिए 79 में हमारे 90 लोगों ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत का मुसलमान बहुत कमजोर है, बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके लिए कुछ अलग से हमें आयोग बनाना चाहिए। आपने यह प्रस्ताव पारित करके 79 में, जब आपकी गिनती 90 थी, यह प्रस्ताव आप लाए और आपने पारित तो किया नहीं, लेकिन प्रस्ताव तो आपका था। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने उसी प्रस्ताव को निकाला, उस पे से धूल हटाई, और इस देश में भारत के संविधान को रौंदते हुए, उसी प्रस्ताव की बैकग्राउंड में, उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देश में पहली बार संविधान को धूल बताते हुए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया। और हम चुप रहे, क्योंकि प्रस्ताव तो हम ही लाए थे। कैसे बताएंगे हमारे लोगों को? हमारे लोगों को बताएंगे तो भड़क जाएंगे, फिर वोट कैसे मिलेगा? यह प्रस्ताव हमारा था, लागू उन्होंने किया, और जब लागू किया तब बोलती बंद हो गई कि बताएं कैसे। इसलिए एक नहीं, कई जघन्य अपराध इस बीच में हुए हैं। अगर विरोध सच्चाई पे किसी बड़े एजेंडे के लिए है, तो इस हॉल में एक आदमी भी खड़ा हो जाएगा और अपनी बात को जोर से रखेगा। मैं कितना भी सच बोल रहा हूं, अगर उसकी बात सच होगी सब उसको सुनने लगेंगे। सिर्फ एक को खड़ा होना है,
भीड़ को खड़ा नहीं होना, लेकिन वो एक इसलिए नहीं खड़ा हो रहा है, पता नहीं 20 साल बाद कहीं टिकट मिल जाएगी और टिकट मिलने के बाद संसद में पहुंच के समाज सेवा होगी। जिनके एक मकान 2 कमरे के थे, आज 12 कमरे के मकान है, यही समाज सेवा हो रही है। यही समाज सेवा है। हमें जिताओ, हम समाज सेवा करना चाहते हैं। भाई साहब माफ करो, हम अपनी समाज सेवा खुद ही कर लेंगे। इसलिए भारत के संविधान की चर्चा बहुत होती है, संविधान में ये, संविधान में वो, संविधान में जो संविधान में है उसको भी आज हम इधर से नहीं देखना चाहते, क्योंकि देखने से नुकसान हो जाएगा। हमारा फायदा हो, राष्ट्र का होता हो तो हो जाए, लेकिन राष्ट्र की सुबह से लेकर शाम तक भारत मां की नारा हम जरूर लगाते हैं। 1947 से लेकर 2022 आ गया। यह बात मैं बार बार इस संदर्भ में कहता हूं कि सत्ता में कौन बैठा है यह महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज भी नहीं मानता, नहीं, कि जिन लोगों को यह लगता है कि सत्ता ही सब कुछ है, यह सबसे बड़ी हार है। आपसे सत्ता है, सत्ता से आप नहीं हैं। आपको ऐसा बनाया गया, ऐसी कंडीशनिंग आपकी कर दी गई है कि आप सब समझते हो कि बस आज सत्ता ने कहा दिन तो दिन, कल सत्ता ने कहा रात तो रात। आपको लगे 70 साल, बताया जाता है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जंगल जंगल, बड़ा आपने परिश्रम किया। 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप 2019 में लाए, जिनके पास न जनसंख्या थी, न वोट की ताकत थी, और ना ही उन्होंने कभी यह ख्वाब देखा कि भारत की संसद में 303 आएंगे, तब हम इस भारत के अंदर अपने इस्लामिक एजेंडे को लागू करेंगे। कभी यह गलतफहमी का ख्वाब उन्होंने नहीं देखा। इत्तफाक की बात है कि मेरा जन्म हिंदुस्तान के उस शहर में हुआ है जहां पाकिस्तान का जन्म हुआ था। इसलिए उसकी बात मत करो, क्योंकि आज तो हमें सत्ता चलाने के लिए चुप रहना है। आज भी ये पूरा देश मोहम्मद अली जिन्ना को मानता है कि उसने पाकिस्तान बनाया। आज भी हम ये मानते हैं। बड़ी संख्या में अध्यापक, बड़े बड़े हिस्टोरियन, बड़े बड़े सोशोलॉजिस्ट सिर्फ फेस पे क्या है उसी पे जाते हैं, उसके पीछे कौन था उस पे नहीं जाते, क्योंकि उससे हमारा एजेंडा पूरा नहीं होता। जिन्ना इस पूरे पार्टीशन में कुछ था ही नहीं। आपको बदख्याली होगी, मैं वहां पैदा हुआ जहां से निकल करके पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना लियाकत अली खान। मैं उस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन प्रयागराज में हुआ। मुस्लिम लीग के उस अधिवेशन को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसलिए मैंने कहा आपको शत्रु बोध नहीं है, क्योंकि हम इतने महान हैं, हम तो किसी को शत्रु मानते ही नहीं है। कश्मीर वालों को भी बीमारी थी, बंगाल में भी थी, दिल्ली में थी, ये देश में बढ़ रही है, और कुछ लोग इस बीमारी को बढ़ाए रखना चाहते हैं। शत्रु बोध का यह कतई मतलब नहीं है कि आप उसको जान से मारते हैं। शत्रु बोध होने का इतना ही मतलब है कि वो शत्रु क्या क्या हानि पहुंचा सकता है उसकी तैयारी रखें। 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन प्रयागराज में हुआ। उसकी अध्यक्षता वो आदमी कर रहा है जिसने भारत का गीत लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उस प्रस्ताव में यह पास हुआ। यह 1930 की घटना है, इलाहाबाद की घटना है। उस आदमी का नाम था मोहम्मद इकबाल।
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शायर है, जिसके लिए यौम वलादत का दिन वहां छुट्टी होती है, लाहौर में बहुत बड़ी उसकी कब्र है। उसने ये कहा कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो जो मुसलमान बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए। वो वहां से शुरू हुई। और एक दूसरा मक्कार जिसको आज भी हमारे यहां एक झूठे प्रोपेगेंडे के तहत आगे बढ़ाया गया, और अब सरकार में है तो कुछ लोग वहां चीफ गेस्ट बनने जा रहे हैं। सरकार का आदमी नहीं जा रहा, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा अपने आप को बताना है कि हम तो आपका दिल जीतने आए, तो वहां मेहमान खुसूसी बन रहे हैं। उसी विश्वविद्यालय का फाउंडर जिसका मैं छात्र रहा हूं, जहां मैं पैदा हुआ हूं, मेरठ की उसकी स्पीच पढ़िए। उसने उस वक्त सर सैयद अहमद खां, और इनके नाम के आगे भी सर था और इकबाल के नाम के आगे भी सर था, और यह खिताब अंग्रेजों ने दिया था। पाकिस्तान बनने का आइडिया सर सैयद अहमद खां का था, लेकिन भारत में सर सैयद अहमद खां को भारत के मुसलमानों ने और उस विश्वविद्यालय में यह कहकर स्थापित कर दिया, क्योंकि हमारे यहां बिना जाने तत्कालिक शाम की चाय फिर सुबह का नाश्ता, इससे ज्यादा हमारी मांग ही नहीं है। यह कहा कि सर सैयद अहमद खान ने एक फ्रॉड फैलाया गया, और इस फ्रॉड को हमने कई बार पब्लिकली पूछा कई लोगों से। आज हमारे साथी कहते हैं कि यह सर सैयद ने कभी नहीं कहा था, यह तो उस वक्त हालात क्योंकि इतने खराब थे तो सर सैयद को सेकुलर दिखाना था, इसलिए कहा गया। सर सैयद अहमद खान ने कहा है भारत एक खूबसूरत दुल्हन है, एक आंख उसकी हिंदू है, एक आंख उसकी मुसलमान है, अगर कोई भी एक आंख खराब हो गई तो यह हिंदुस्तान कैसा बुरा लगेगा। जिस आदमी ने आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया उसके नाम से यह स्लोगन चलाया गया, और उसने कभी यह बात नहीं कही। और आज भी आपको शत्रु का बोध नहीं हो रहा है, आप ही के बीच में है शत्रु। इसलिए संविधान तौर पर और संसद की अगर हम भाषा देखें तो आपको लगे 70 साल कि 303 आएंगे तब 370 हटेगी। उन्होंने पहले दिन से आज तक कभी इसकी चिंता नहीं की कि कुछ करने के लिए, कुछ हटाने के लिए हमें सरकार में आना पड़ेगा और सरकार के लिए इतनी सारी हमें बहुमत करना। उनका छोड़ो, क्योंकि उस फिलॉसफी में लोकतंत्र का कंसेप्ट नहीं है। उन्होंने अपनी फिलॉसफी के तहत भारत की सरकारों को, भारत के समाज को, इस समाज में बिकाऊ नेता और बिकाऊ ठेकेदारों को उनकी औकात के हिसाब से खरीदा और अपना एजेंडा पास करा लिया। वो कभी संसद में 50 से ज्यादा एक बार हुए, उसके अलावा कभी नहीं हुए। लेकिन शुद्ध रूप से आपके बीच में ऐसे ऐसे मक्कार और दलाल मौजूद थे जिन्होंने कीमत ली और चले गए। इसलिए वो फ्रंट लाइन वो जानते हैं, इसलिए उनको शत्रु का बोध 1400 साल से है। हमें क्या करना है यह तय है, इसलिए वो कभी किसी के साथ भी मिल जाते हैं, किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, कोई बयान दे देते हैं और पूरा राष्ट्र कहता है ओहो यही सबसे सच्चा मुसलमान है। आंधी आती है तो कुछ लोग सर झुका लेते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि उसने परमानेंट सर झुका लिया है। वो अपनी रणनीति अपने हिसाब से पूरी दुनिया में बना रहे हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं बेमतलब के काम में जिसमें हमें कुछ मिलना नहीं है, और हम ही नष्ट हो रहे हैं और नए नए बयान दे रहे हैं। क्योंकि सत्ता के सुख के कारण जो कुछ हमारी दुकान चल रही है, आज हमें कहां गवर्नर बनाना है, कहां वाइस चांसलर बनाना है, हम इस काम में लग गए हैं। इसलिए कोई ऐसी बात मत करो कि शत्रु जो है उत्तेजित हो जाए। शत्रु को उत्तेजित होने से डर है तो फिर शत्रु को नष्ट कर दीजिए, ताकि यह डर आपके अंदर से खत्म हो जाए। यह कभी उत्तेजित होगा तो वो तो होगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में है, उसकी किताब में है, वो उस फिलॉसफी का भक्त है। हमें ईमानदारी से मानना चाहिए। गलत है सही है, हमारा नजरिया इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, नजरिया उनका इंपॉर्टेंट है कि वो क्या मानते हैं और वो उसके ऊपर अडिग है। आप रोज रोज बदलते हैं,
आपका नेता, आपका राष्ट्रपिता, तो अपने आप को स्थापित करने के लिए इस देश में एक ब्राह्मण ने एक भजन लिखा। अपने स्वार्थों के लिए गांधी जी ने उस भजन में भी सेकुलरिज्म की दुकान चलाकर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की लाइन डाली। वो तब भी दिल जीत रहे थे। ये बीमारी आज भी है, और ये बीमारी जब तक रहेगी जब तक सनातनी हिंदू अपने सनातनी हिंदू होने पर शर्माएगा। आपको अपनी जाति में, ठाकुर में, बनिया में, ब्राह्मण में, दलित, जो दिल चाहे, मैं हर सभा में यह बात कहता हूं। यह महज अजीब पैराडॉक्स है मेरे जीवन का। मैं जहां पैदा हुआ, जहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सब कुछ करने के बाद मुझे उन पूरे 20-25 सालों तक कभी यह बोध ही नहीं हुआ कि मेरी जाति क्या है। इसका जिक्र ही नहीं था। मुझे यह बोध दिल्ली में आके हुआ, इसलिए मुझे बहुत उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज भी कोई बहुत पुरानी घटना नहीं बता रहा हूं, मुंह पे कहना चाहता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी कुंठाएं, जाति का घमंड, जाति के 2 मंत्री नहीं बने, जाति का कोई गुंडा मार दिया है, तो 303 से 264 आपके कारण हुआ है, किसी और के कारण नहीं हुआ। यहां से तो ताली बजती है, बुलडोजर चला दिया, लेकिन बुलडोजर वाला पूछता है कि मेरी खता क्या थी कि मुझे तुमने कमजोर कर दिया है। तब हम नहीं पूछते हैं, तब क्योंकि उस वक्त हमारे एजेंडे चल रहे होते हैं कि हमें किसी विशेष आदमी को बनारस में जिताना है, भले ही जनता उसे रिजेक्ट कर दे। आप अपनों से भी झूठ बोलना चाहते हैं। इसलिए जाति आपकी सदियों से आपकी निजी पहचान थी। यह जाति सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबी व्यवस्था नहीं थी, कभी नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने इस भारत राष्ट्र को जाति प्रधान बनाया कि इस कहने में हमारा लाभ है, क्योंकि हम पकड़ में रहें, कांग्रेस में रहें तो कांग्रेस के दूसरे पार्टियों में पकड़ हमारी रहनी चाहिए, लिहाजा सही बात नहीं बोली। जाति प्रधान भारत कभी नहीं रहा। भारत भूमि सदैव सदैव से, अनंत काल से कर्म प्रधान रहा है। कोई आदमी अपनी मां के पेट से न ब्राह्मण पैदा होता है, न ठाकुर होता है, न बनिया होता है, न दलित होता है। अपने स्वार्थों के कारण हमारे आदर्श भगवान परशुराम, जो शुद्ध रूप से ब्राह्मण थे, अगर उनको जाति के रूप में देखा भी जाए, यह उनका वाक्य है, यह नहीं बताया जाता है। ऊपर की 5 तो अपर कास्ट के पास रहेंगे, नीचे कुछ लोगों को शो पीस के लिए 2 दलित और 2 यादव रख लो, इससे काम नहीं चलने वाला। यह परशुराम ने बोला, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया बनता है। ये नहीं बोला, लेकिन एक फिजा चलाई गई, ब्राह्मणों के खिलाफ चली। स्वार्थ था उसमें कुछ लोगों का। हम चुप रहे क्योंकि हमने सारा ठेका कुछ संगठनों को और सरकारों और पार्टियों को दे दिया है, यही जो करेंगी, बस हमारा कोई काम नहीं है। हमें किसी तरीके से भी बिजली फ्री मिल जाए, हमें जीएसटी में छूट मिल जाए, हमें इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाए, इसके अलावा हम किसी और चीज के लिए जिंदा ही नहीं हैं। जो दिल चाहे करो, हमें ये फ्री देते रहना। हमें बिजली की चोरी भी अलाउ कर दो, दूध में यूरिया मिलाना भी अलाउ कर दो, इस पे सवाल मत उठाना और राष्ट्रवाद के लिए चिल्लाना जोर जोर से। इसलिए हमारे समाज में आज जो समस्याएं हैं, उससे भटकाने की कोशिश कुछ संगठनों की चल रही है और समाज उसका प्रतिकार कर रहा है। आप यहां किसी बड़े लीडर को सुनने नहीं आए हैं,
बहुत मामूली से परिवार का आदमी हूं मैं, और यहां इसलिए भी नहीं आए हैं कि कोई ले आया है आपको कि रात का भोजन भी यहां मिलेगा। आप तमाम सारे लोग इस शहर के प्रबुद्ध लोग हैं, सब अपना अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल करके आए हैं। कोई बात आपके अंदर है, कोई छटपटाहट है, कोई बेचैनी है, उसको समाप्त करने और उसका हल ढूंढने आए हैं। और मैं कुछ हल नहीं देने वाला, एक ही रामबाण है। जिस दिन आपके मन से लालच नाम की चिड़िया निकल जाएगी, उस दिन आपसे दुनिया डरने लगेगी।